यहाँ स्क्रीन पर हम क्लास 12th का अकाउंट का असाइनमेंट का आंसर देख रहे हैं और सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो आप जाके सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर आप यहाँ पे बहुत ही ईजिली वे में बहुत अच्छे फॉन्ट में यहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि सीजी बोर्ड स्टूडेंट के लिए ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है कि फर्म से कोई साझेदार कब निवृत्त हो सकता है और साझेदार की प्रवृत्ति का क्या प्रभाव होता है। दो क्वेश्चन है इसमें। पहला कि कौन साझेदार कब निवृत्त हो सकता है और निवृत्त होने पे उस पर क्या प्रभाव होता है, दोनों का हम अटेंड करेंगे। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या लिखा गया है कि निवृत्त कब हो सकता है। तो इसमें जैसा लिखा गया है कि वृद्धावस्था, इस अवस्था में कार्य करने व जोखिम उठाने की क्षमता नहीं होती, अतः कोई साझेदार इस अवस्था के कारण निवृत्त हो सकता है। ये बिल्कुल सही है। इसके बाद आता है अस्वस्थता। कोई साझेदारी जब लंबी बीमारी से शारीरिक अथवा मानसिक रूप से कार्य करने में अस्वस्थ हो जाता है तो वह फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। बिल्कुल। इसके बाद हम मूव करते हैं तीसरे पे, मतभेद होने के कारण। तो मतभेद साझेदारी में कभी कभी कार्य की सहमति के से आधार पर किए जाते हैं। यदि किसी साझेदार का फर्म के अन्य साझेदारों से मतभेद हो जाता है तो उस फर्म के अन्य साझेदारों के साथ साथ कार्य करने में कठिनाई होती है, तो वह फर्म के अवकाश ग्रहण कर सकता है। इसके बाद आता है अन्य कार्य करने हेतु। जब फर्म का कोई साझेदार फर्म के कारोबार के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य करना चाहता है तो वह फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार अधिक लाभ कमाने के लिए भी साझेदार अवकाश ग्रहण कर सकता है। तो ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर। इसमें एक दूसरा क्वेश्चन है, साझेदार की निवृत्ति का फर्म पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपको वीडियो में एक एक पॉइंट देखना है और वीडियो में बने रहना है, तभी जाके सारी चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पे देखिए साझेदार, यहाँ पे दिया गया कि साझेदार के अवकाश ग्रहण करने की दिशा में निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पहला यहाँ पे क्या क्या समस्या उत्पन्न होती हैं कि नए लाभ विभाजन अनुपात और प्राप्ति अनुपात को निकालना। जो पहले अनुपात था अब वो काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका एक सदस्य या दो साझेदार इस फर्म से अवकाश ग्रहण कर चुका है अथवा निवृत्त हो चुका है। तो बात वही है, यहाँ पे ये देख सकते हैं। चाहेंगे तो इसको एक हेडिंग बना के एक दो लाइन लिख सकेंगे अगर लिखना हो तो, नहीं तो इतना सफिशियंट है, क्योंकि पहले भी हमने बहुत लिखा हुआ है। इसके बाद दूसरा क्या आएगा, संपत्तियों तथा दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना। अगर उसकी कोई संपत्ति थी या दायित्व था फर्म में तो अब वो रहा नहीं और फिर से उसको डिवाइड किया जाएगा। इसके बाद आता है तीसरा, संचित लाभों एवं हानियों का बंटवारा करना। अब जैसे ही वो निवृत्त होने वाला होगा तो उसकी जितनी भी संचित लाभ हानि थी उसके लिए एक हिसाब बनाया जाएगा और उसको बंटवारा की जाएगी, जिससे फर्म पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े। इसके बाद ख्याति का मूल्यांकन, जो ख्याति होती है उसका मूल्यांकन करना होगा फिर से। इसके बाद जो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी है अथवा पृथक जीवन बीमा पॉलिसी है तो उसके संबंधित जो भी व्यवहार है तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर करनी होंगी, ताकि फिर से बाहर से कोई भी इफेक्ट ना पड़े। समझ में आ रही है बात? तो ये बिल्कुल भी क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आता है कि अवकाश प्राप्त करने वाले साझेदार को भुगतान करना। जो भी अवकाश प्राप्त करने वाला साझेदार है उसको भुगतान कर देना होगा, ताकि फर्म में कोई भी व्यवधान ना आए। तो आप चाहे तो इसको हेडिंग बना के लिख सकते हैं, लेकिन इतना सफिशियंट है। और कोई भी अगर डाउट आपको आता है ना, कि किसी भी तरह से क्वेश्चन में डाउट आता है, तो आप एक बार कमेंट जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिएगा जो हमें मोटिवेट करता है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके किसी भी डाउट का आप आंसर यहाँ पे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। और देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या आता है, निवृत्ति या मृतक साझेदार को देय राशि के भुगतान के विभिन्न विधियों को समझाइए। तो यहाँ पे लिखा गया है कि सामान्यतः यह राशि या निम्न प्रकार की होती हैं। यहाँ पे गत चिट्ठे के अनुसार उसके पूंजी खाते का जमा शेष। दूसरा, संलेख के अनुसार अवकाश ग्रहण तिथि तक पूंजी का ब्याज, वेतन, कमीशन या अन्य कोई पारिश्रमिक जिसके दिए जाने की व्यवस्था की गई हो। तीसरा, संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन का लाभ यदि हो तो। चौथा, फर्म की ख्याति में हिस्सा। इसके बाद आता है पांचवा, गत चिट्ठे से अवकाश ग्रहण
तिथि तक का फर्म के लाभ का हिस्सा। छठा आता है फर्म के सामान्य संचय कोष या यदि कोई अविभाजित लाभ हो तो उसका हिस्सा। और सातवां आता है अन्य राशि को फर्म के से प्राप्त नहीं की गई हो। तो यहाँ पे देखिए निम्न प्रकार इसको सुलझाया जाता है कि गत चिट्ठा अनुसार उसके पूंजी खाते का नाम शेष यदि हो तो उसके द्वारा समय समय पर किए गए आहरण तथा उसका ब्याज, संपत्तियों और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन का लाभ यदि हो तो। और यहाँ पे अवकाश ग्रहण की तिथि तक फर्म को यदि कोई हानि हो या उसका हिस्सा या अन्य कोई राशि जो फर्म को प्राप्त करनी हो। तो यहाँ पे उसी चीज़ को यहाँ पे देखिए आपको लिखा गया है निवृत्ति राशि फर्म को भुगतान करने वाली राशियों का निर्धारण। इसके बाद हम चलते हैं कि यहाँ पे निवृत्ति साझी को देय राशि की गणना। इस उपयुक्त रीति से प्राप्त राशियों को उसके पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है, उससे ली जाने वाली भुगतान राशियों को पूंजी खाते में डेबिट किया जाता है। इस प्रकार से बनाया गया पूंजी खाता जो क्रेडिट शेष प्रदर्शित करता है वही शेष निवृत्ति साझी को दी जाने वाली राशि होती है। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या बोलता है? रमेश, नरेश और सुरेश क्रमशः 5:3:2 में साझेदार हैं। नरेश अवकाश ग्रहण करता है तथा रमेश और सुरेश का परस्पर नया अनुपात 2:3 निर्धारित होता है। नरेश के अवकाश ग्रहण करने पर फर्म की ख्याति के लिए प्रीमियम का मूल्य 1,20,000 रुपये आंका गया है। नरेश के अवकाश ग्रहण करने पर बिना ख्याति के लिए प्रीमियम का खाता खोले, ख्याति के लिए प्रीमियम समायोजन के लिए आवश्यक जनरल प्रविष्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए पुराना अनुपात 5:3:2 था और नया अनुपात 2:3 है। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में। तो लाभ अनुपात नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, तो नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात से -1/10 आया जो त्याग होगा। अब सुरेश का 3/5 - 2/10 निकालेंगे तो 6 - 2/10 होगा और 4/10 लाभ होगा। नरेश की ख्याति 1,20,000 गुणे 3/10 तो ये होगा 36,000 रुपये। फिर रमेश का यहाँ पे 12,000 निकाल देंगे और फिर सुरेश की निकाल देंगे ख्याति तो ये 48,000। जनरल प्रविष्टि करेंगे विक्रय राशि ऐसे करके और यहाँ पे देखिए 12,000, 36,000 और 48,000 और 48,000। तो ऐसे करके देखिए यहाँ पे जो भी आंसर्स आपको दिए जाते हैं उसको एक बार आप भी खुद से चेक करिए और उसके बाद अपने कॉपी पे लिखिए क्योंकि असाइनमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मैसेज करिए, इंस्टाग्राम पे आपको रिप्लाई किया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपके लिए वक्त पे 2022 में होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स और PDF यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है A, B तथा C क्रमशः 3:2:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। 31/12/2018 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार है। यहाँ पे चिट्ठा बना दिया गया है और आप देख सकते हैं आपको दे दिया गया है। इसके बाद देखिए हल इसका करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यहाँ पे बना दिया गया, बहुत अच्छे से बनाया गया है। आप देखिए इसके बाद तो A का हमने निकाला 150 और B का 300 × 2/6 तो ये आ गया 100 और इसका आ गया 50। इसी तरह से A का रिजर्व फंड निकाला तो 6,000 3,000 हो गया, इसका 2,000 और 1,000। तो फिर साझेदारी का पूंजी खाता यहाँ पे देखिए बनाया गया है, तो इसको आप देख लेंगे और देखिए बहुत अच्छे से ये तैयार किया गया है। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही सारे आंसर्स यहाँ पे बता दिए गए हैं। आप इनके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट के आंसर के PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा cgbasicsupport.in। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा, ऑप्शन दिखेगा आपको असाइनमेंट 2021-22, उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के PDF आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।